स्वागत है आपका। शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों का सिलसिला। सारा देश 100 खबरों में। राजधानी दिल्ली की शकूर बस्ती में करीब 500 झुग्गियां तोड़ दी गई है। ऐसे में सैकड़ों लोगों को रात कड़ाके की सर्दी में बितानी पड़ी है। वहीं मामले को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल रेलवे से काफी नाराज हैं। ये झुग्गियां रेलवे ने तोड़ी है और इस बीच घटना के बाद केजरीवाल खुद घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ितों से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने कहा है कि लोग यहां 20-20 सालों से रह रहे हैं और ये पुरानी झुग्गियां तोड़ दी गई है। लोगों का आरोप है कि कार्रवाई के दौरान एक बच्ची की भी मौत हो गई है। वहीं राज्य सरकार ने पीड़ितों के लिए इंतजाम न किए जाने पर 2 एसडीएम समेत 3 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। सीएम केजरीवाल का कहना है कि उन्होंने इस मामले में रेल मंत्री सुरेश प्रभु से भी बात की है, लेकिन उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। केजरीवाल के मुताबिक 2006 में कानून पास किया गया था कि जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक के सरकार किसी झुग्गी को ना तोड़े। आईबी ने राजस्थान समेत 8 राज्यों में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। आईबी रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी राजधानी दिल्ली, राजस्थान और पंजाब समेत उत्तर भारत के 8 राज्यों में आतंकी हमले की फिराक में। आतंकियों के निशाने पर खासतौर पर राजस्थान के जयपुर, अजमेर, जोधपुर और सीकर के पर्यटक और धार्मिक स्थल हैं। आईबी ने इन राज्यों में धार्मिक स्थलों, मॉल और पर्यटक स्थलों समेत तमाम महत्वपूर्ण जगहों की सुरक्षा और बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी खास सुरक्षा बरतने के निर्देश दिए गए हैं। आईबी के अलर्ट के बाद संबंधित राज्यों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। संसद पर 13 दिसंबर 2001 को हुए हमले की आज 14वीं बरसी मनाई जा रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी और अन्य मंत्री सुबह 10:30 बजे संसद भवन में आयोजित कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। अभिनेता दिलीप कुमार को आज देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से अलंकृत किया जाएगा। गृहमंत्री दिलीप कुमार को उनके आवास पर जाकर आज पद्म विभूषण से सम्मानित करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में इस साल अप्रैल में पद्म विभूषण पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था, लेकिन दिलीप अपने खराब स्वास्थ्य के कारण इसमें शामिल नहीं हो पाए थे। IBN 7 से बातचीत के दौरान सायरा बानो ने दिलीप कुमार को भारत रत्न देने की मांग की है। जापानी पीएम शिंजो आबे आज वापस स्वदेश लौट जाएंगे। इससे पहले भारत यात्रा के दूसरे दिन शिंजो आबे और प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बुलेट ट्रेन नेटवर्क समेत कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत और जापान के बीच में परमाणु सहयोग, रक्षा क्षेत्र में सहयोग समेत कई अहम समझौते भी हुए। समझौतों पर दस्तखत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने साझा बयान जारी किया। साझा बयान में पीएम ने कहा है कि रेल विकास के अलावा जापान $10 अरब की मदद देगा। मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलेगी, जो कि भारतीय रेल को एक नई क्रांति देगी। इस मौके पर पीएम मोदी ने 1 मार्च से जापानियों को वीजा ऑन अराइवल भी घोषित किया। हैदराबाद हाउस में मुलाकात से पहले शिंजो आबे ने पीएम मोदी के साथ इंडिया जापान बिजनेस लीडर्स फोरम में हिस्सा भी लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि भारत केवल हाई स्पीड ट्रेन ही नहीं बल्कि हाई स्पीड ग्रोथ भी चाहता है। वहीं जापान के पीएम शिंजो आबे ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी नीतियों को लागू करने में बुलेट ट्रेन की तरह तेजी दिखाते हैं। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे ने वाराणसी पहुंच करके पहले दशाश्वमेध घाट पर पूजा की और फिर गंगा आरती में शामिल हुए। पहले पीएम मोदी और शिंजो आबे ने गंगा की पूजा की। इस दौरान यहां मौजूद पंडितों ने दोनों हाथों से रक्षा सूत्र भीम के बांधा। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्री गंगा आरती में शामिल हुए। जापानी पीएम शिंजो आबे ने इस अद्भुत नजारे को अपने कैमरे में कैद किया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शनिवार को कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि राजनीतिक रूप से मजबूत फैसले लेने वाली सरकार के चलते ही भारत विदेशी निवेश के आकर्षण का केंद्र बना है। इंडिया जापान बिजनेस लीडर्स फोरम में हिस्सा लेने के बाद जापान के पीएम शिंजो आबे ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी मुलाकात की। ये मुलाकात राष्ट्रपति भवन में हुई। राष्ट्रपति से मिलने के बाद शिंजो आबे ने हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी के साथ शिखर वार्ता की। भारत और जापान के बीच हुए परमाणु समझौते के विरोध में दिल्ली में कई लेफ्ट पार्टी सड़क पर उतरी और विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में सीपीआईएम के नेता प्रकाश करात भी मौजूद थे। टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कॉल ड्रॉप पर अब सख्ती दिखाते हुए टेलीकॉम कंपनियों को गंभीर परिणामों की चेतावनी दी है। नेटवर्क 18 से खास बातचीत में रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार कंपनियों को हर तरह की मदद के लिए तैयार है, लेकिन कंपनियों को आगे आकर जल्द से जल्द नए टावर लगाने और नेटवर्किंग की समस्या को खत्म करना होगा।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने हेराल्ड केस और जीएसटी के मुद्दे पर सरकार और पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल ने ट्वीट किया है कि हेराल्ड केस और जीएसटी का आपस में कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ये बताया कि जीएसटी पर संसद में हंगामा हेराल्ड की वजह से नहीं है। उनके मुताबिक जीएसटी उनकी सरकार ही लेकर आई, मगर नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली ने इसका विरोध किया था। असम की 2 दिन की यात्रा पर गए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बारपेट में पदयात्रा की है। पदयात्रा के बाद लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर जिन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने चुनाव के पहले ही लोगों से झूठे वायदे किए थे और चुनाव के बाद वो देश में सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड केस में एक और अहम खुलासा हुआ है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने दावा किया है कि कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने एसोसिएट जर्नल को औने पौने दाम पर पंचकुला में जमीन दे दी थी। अनिल विज ने कहा है कि इसके बदले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा को एसोसिएट जर्नल में पदाधिकारी बनाया गया। वहीं कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि एजेएल को प्लॉट देने और दीपेंद्र हुड्डा को डायरेक्टर बनाए जाने के मामले में कुछ भी गलत नहीं है। इस संबंध में बोलते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि इस मामले में सरकार की कोई भूमिका नहीं है और न ही ईडी के पूर्व डायरेक्टर राजेश कटोच को इस केस की वजह से हटाया गया था। उधर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है कि कानून का सम्मान नहीं करना कांग्रेस का चरित्र है। जेटली के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने अरुण जेटली को झूठा बताया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और स्वदेशी जागरण मंच जीएसटी पारित नहीं कराना चाहते, इसीलिए बीजेपी जीएसटी पारित नहीं कर रही। जीएसटी के बाद अब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी दिल्ली सरकार पर सम और विषम नंबर वाली कारों की योजना को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस पूरे मामले में एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसे सोमवार को दिल्ली सरकार को सौंपा जाएगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वो सम और विषम नंबरों वाली योजना का उल्लंघन करने वाली कारों का ना तो जुर्माना कर सकते हैं और ना ही उन्हें जब्त किया जा सकता है। रिपोर्ट में यह दलील दी गई है कि सम और विषम नंबरों को लेकर के मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माने का कोई प्रावधान इस वक्त नहीं है। पिछली एनडीए सरकार में मंत्री रह चुके अकाली दल के सांसद सुरदीप सिंह ढींडसा ने सरकारी बंगले में एनजीटी के आदेश की धज्जियां उड़ाई है। दिल्ली के 12 पंथ मार्ग पर ढींडसा के सरकारी बंगले में सूखी पत्तियों के ढेर में आग लगा दी गई, जिससे पूरे इलाके में धुआं फैल गया। हालांकि मीडिया के कैमरे को देखते ही ढींडसा के बंगले में मौजूद घरेलू कर्मचारी जलती पत्तियों पर पानी डालकर इसे बुझाने में जुट गए। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के 75वें जन्मदिन के मौके पर मुंबई के वर्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राजनीति, खेल, कला, व्यापार जगत की तमाम मशहूर हस्तियां शामिल हुई। सुशील कुमार शिंदे, उद्धव ठाकरे, मुकेश अंबानी, राहुल बजाज, नाना पाटेकर समेत कई लोगों ने शरद पवार के साथ वक्त बिताया और अपने अनुभव साझा किए। राजस्थान के टोंक में कुछ लोगों ने पाकिस्तान और आईएसआईएस के नारे लगाए। वहीं आरएसएस और शिवसेना के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। दरअसल पूरा मामला कुछ दिन पहले हिंदू महासभा के एक नेता के बयान को लेकर बताया जा रहा है। बयान के विरोध में लोगों ने शहर में जुलूस निकाला और राजस्थान के गृह मंत्री ने इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। आईएएस में भर्ती होने के लिए सीरिया जा रहे चेन्नई के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सूडान में पकड़ करके भारत वापस भेज दिया गया है। युवक का नाम मोहम्मद नसीर है और वो सूडान उस आईएस समर्थक से मिलने जा रहा था जिसने उसे आईएस में शामिल करने के लिए गुमराह किया। उसे आईएस का लड़ाका बनाने के लिए उकसाया गया था। भारतीय एजेंसियों को जैसे ही युवक के बारे में जानकारी मिली, उन्होंने सूडान की अथॉरिटी को इसकी जानकारी दी और उन्होंने युवक को पकड़कर सीधे भारत भेज दिया। कोंकण कन्या एक्सप्रेस में शुक्रवार को एक बड़ा अजीब वाकया सामने आया है। इस ट्रेन में सफर कर रही एक बुजुर्ग महिला शौच के लिए गई और उसका पैर फिसल गया और वो कमोड में घंटों फंसी रही। महिला के पति ट्रेन में सफर कर रहे थे। बाकी लोगों से मदद की गुहार लगाई गई। आखिरकार 10 घंटों की मशक्कत के बाद महिला के पैर को कमोड में गैस कटर से काटकर निकाला गया। राजधानी दिल्ली में भी ठंड काफी बढ़ गई है। यहां पर आज इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली में सुबह न्यूनतम तापमान 7 डिग्री दर्ज किया गया। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों पर भी दिखने लगा है। राजधानी दिल्ली में सुबह के वक्त घना कोहरा रहा और तापमान में भी गिरावट देखी गई। मौसम विभाग ने तापमान में और गिरावट की आशंका जाहिर की है। इससे पहले शनिवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था, जबकि अधिकतम तापमान 18 डिग्री के आसपास रहा।
उत्तराखंड की केदार घाटी में बर्फबारी के बाद 3 फुट तक की बर्फ जम गई है। यहाँ का तापमान -11 डिग्री तक चला गया है, जिसकी वजह से केदार धाम की पुनर्निर्माण का काम भी यहाँ प्रभावित हुआ है। उत्तराखंड के औली में सीजन की पहली बर्फबारी का पर्यटकों ने जमकर लुत्फ उठाया है। अचानक बदले मौसम के मिजाज और क्रिसमस नए साल को देखते हुए बड़ी तादाद में सैलानी यहां पर पहुंचने लगे। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी के बाद तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। श्रीनगर में तापमान -3 डिग्री के नीचे रहा है। वहीं गुलमर्ग में भी रात का तापमान -7 डिग्री तक पहुंच गया। हिमाचल के ऊपरी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। डलहौजी, खजियार और चंबा में सड़कों पर 3 से 4 फुट तक बर्फ जम गई है। इससे सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है। हिमाचल के कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है, लेकिन शिमला में सैलानियों को बर्फबारी का अभी इंतजार है। हालांकि शिमला में 2 दिनों से हो रही बारिश से मौसम कुछ हद तक के सुहाना हो गया है। ठंड से पूरे उत्तर भारत में बुरा हाल है। धनौल्टी में भी ओले गिरे हैं और बारिश हुई है। ओले की वजह से किसानों की फसल खराब होने का डर सता रहा है, तो वहीं बारिश ने भी अब ठंड को और बढ़ा दी है और स्कूली बच्चे इससे खासे परेशान हैं। हिमाचल के महली इलाके में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड भी हो गया है। हादसे में काम में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। ये मजदूर इस इमारत बनाने के काम में लगे हुए थे, इसी दौरान यह हादसा हुआ है। वहीं हादसे के बाद मलबे में दबे शवों को निकाल लिया गया है। हैदराबाद में एक ऑटो ड्राइवर ने के जिंदा जलाए जाने की कोशिश का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि शाहपुर नगर के पास में कुछ अनजान लोगों ने 35 साल के ऑटो ड्राइवर पर पेट्रोल छिड़ककर उसे आग लगा दी। साथ ही इन लोगों ने उसके ऑटो में भी आग लगा दी। इस वारदात के बाद ऑटो ड्राइवर को गंभीर हालत में अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके अब सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। केरल के पथनामथिता जिले में 2 स्कूली छात्राओं के साथ में हुए दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक यह वारदात 4 और 5 दिसंबर की है। दोनों पीड़ित 9वीं और 10वीं की छात्राएं हैं। नोएडा सेक्टर 100 में लोटस बुलवर्ड अपार्टमेंट में 22 साल की लड़की की संदिग्ध मौत अभी खुलासा तक नहीं हो पाया। पुलिस ने लड़की के मंगेतर और 3 दोस्तों से पूछताछ शुरू कर दी है। इस बीच पंजाब से आए लड़की के परिवार ने पुलिस को लिख करके दिया है कि वो इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी के नेता रमाशंकर यादव की गोली मारकर हत्या कर दी है। रमाशंकर अपने घर के बाहर टहल रहे थे और तभी बाइक पर सवार बदमाश उन्हें गोली मारकर यहां से फरार हो गए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक सुनार की दुकान पर एक महिला चोर ने बेहद ही शातिर तरीके से लाखों रुपए के सोने के गहने चुरा लिए और किसी को इसका पता तक नहीं चला। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा गया कि किस तरह सुनार की दुकान पर 2 लोगों के बीच बैठी ये महिला दुकान में कुछ गहने उठाती है और फिर उसे अपने मुंह में दबा लेती है। इसके बाद चोर ने गहनों को अपने मुंह से निकालकर अपने कपड़ों में छिपा लिया और इन गहनों की कीमत लाखों में आंकी जा रही है। गाजियाबाद के लूनी इलाके में एक लड़की को एक शख्स ने गोली मारकर उसे घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि ये युवती अपने भाई के साथ में बाजार कुछ सामान लाने गई हुई थी। आरोपी के इसी दौरान सईद नाम का एक शख्स लड़की से छेड़खानी करने लगा, जिसका विरोध करने पर आरोपी ने लड़की को मौके पर ही गोली मार दी। अहमदाबाद में एटीएम कैश वैन का ड्राइवर 1 करोड़ से ज्यादा की नकदी लेकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ड्राइवर की तलाश में जुटी हुई है। मुंबई से सटे विरार में एक पति ने मामूली से विवाद पर अपनी पत्नी को चाकू मारकर घायल कर दिया। इस घटना में 2 बच्चे भी बुरी तरह से घायल हुए। बाद में इन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर्स ने शराब के नशे में एक वार्ड बॉय की पिटाई कर दी। पिटाई से नाराज कर्मचारियों ने सारी इमरजेंसी सेवाएं ठप कर दी। जूनियर डॉक्टर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अब ये मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में माओवादियों ने मां के सामने ही एक 4 महीने की बच्ची की पीट कर हत्या कर दी और उसे दफना दिया। बच्ची का पिता माओवादियों की कैद से भाग गया था, जिससे नाराज होकर के माओवादियों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया है। टीम इंडिया के मोस्ट एलिजिबल बैचलर की लिस्ट में अब छोटी हो गई है और भारतीय टीम के स्टार क्रिकेटर रोहित शर्मा अपनी मंगेतर रितिका सजदेव के साथ में आज 7 फेरे लेने वाले हैं।
मुंबई के बांद्रा वेस्ट में मौजूद होटल ताज लैंड्स में दोपहर शादी का कार्यक्रम होगा, जबकि रात 8 बजे रिसेप्शन रखा गया है। इसी साल 28 अप्रैल को अपने बर्थडे के 2 दिन पहले ही रोहित शर्मा ने रितिका को प्रपोज किया था। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक बड़ी जीत दर्ज कर ली है। ऑस्ट्रेलिया ने कैरिबियाई टीम को एक पारी और 212 रनों से हरा दिया है। फॉलो ऑन के बाद मेहमान टीम सिर्फ 148 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच चल रहे ड्यूनेटिन टेस्ट के तीसरे दिन ही कीवी टीम ने मजबूत पकड़ बना ली है। श्रीलंका को 294 रनों पर ऑल आउट करके न्यूजीलैंड ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक के 1 विकेट के नुकसान पर 171 रन बना लिए। ऐसे में उसने श्रीलंका पर 308 रनों की एक बड़ी बढ़त बना ली है। दक्षिण अफ्रीकी दौरे पर रवाना होने से पहले ही इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान एलिस्टर कुक ने कहा है कि अगर वो अफ्रीका को उनके घर पर ही हराते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। एलिस्टर कुक के मुताबिक भारत से हारने के बाद अब पेट्रियट्स टीम के हौसले जरूर पस्त होंगे और ऐसे में उनका पूरा फायदा उठाने की कोशिश भी करेंगे। भजन गायिका सुदेवी और उनके पति किशोरी मोहन बेहद उत्साहित हैं। दरअसल सुदेवी और उनके ग्रुप की ओर से बनाए गए एल्बम भक्ति विदाउट बॉर्डर्स को लेकर ग्रैमी अवार्ड के लिए इन्हें नॉमिनेट किया गया है। ये पहली बार है जब ग्रैमी अवार्ड में भजन एल्बम को नॉमिनेट किया गया हो। सुदेवी का कहना है कि वो इस एल्बम के जरिए होने वाली 100% कमाई को चैरिटी कर देंगी। सेक्स कॉमेडी फिल्म क्या कूल हैं हम पार्ट 3 अगले साल 22 जनवरी को रिलीज होने वाली है। फिल्म में मंदाना करीमी लीड रोल में दिखाई देंगी। मंदाना फिलहाल बिग बॉस सीजन 9 में बतौर कंटेस्टेंट घर के भीतर रहेगी। रोहित शेट्टी की फिल्म दिलवाले का नया प्रोमो रिलीज कर दिया गया है। इस प्रोमो के रिलीज होने के बाद माना जा रहा है कि फिल्म की कहानी काफी हद तक अब खुल चुकी है। फिलहाल काजोल शाहरुख की ये रोमांटिक जोड़ी इस फिल्म से एक बार फिर से रिलीज का इंतजार कर रही है। फिल्म बाजीराव मस्तानी के साथ ही 18 दिसंबर को यह फिल्म रिलीज होगी। फिल्म दिलवाले की टीम ने भी टीवी का सहारा लिया है और ये टीम कलर्स के शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के सेट पर प्रमोशन के लिए पहुंची। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब शाहरुख खान कॉमेडी नाइट्स विद कपिल के शो पर मौजूद रहे हों। बाजीराव मस्तानी का नया गाना रिलीज कर दिया गया है। ये गाना प्रियंका चोपड़ा पर फिल्माया गया है। बाजीराव मस्तानी के इस गाने की खासियत यह है कि गाना बंसाली की ही फिल्म हम दिल दे चुके सनम का है, जिसे दूसरी फॉर्म में बाजीराव मस्तानी में पिरोया गया है।